So greetings everyone, जय हिंद. I hope you all are doing good. तो मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री होता क्या है, उसके डिविजन्स किस तरीके से हम लोग करते हैं, उन सारी चीजों को देखा. और हम लोग का एक पार्ट था जो हम लोग का मिसिंग था और उसको हम लोग कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. तो चलिए बिना किसी देर के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं. देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हम लोग के इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास की स्टडी करने के लिए स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले शुरू करते हैं सोर्सेज क्या होते हैं. सोर्सेज सोर्सेज मतलब हम लोग कहाँ से डिराइव करते हैं इतिहास को या फिर अपनी स्टडी के लिए मटेरियल को. जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोग एक एग्जांपल अगर निकालें, जैसे मैं हूँ यशवर्धन. इमेजिन कि मैं था एक राजा, फॉर एग्जांपल मुगल डायनेस्टी का, कहा जाए तो फिर सुल्तान यशवर्धन सिंह. ठीक है, सुल्तान यशवर्धन सिंह नाम के एक शासक रहे, भारत के शाह रहे. और अब जो मेरे दरबारी थे, जो दरबार के जो राइटर्स थे, उन्होंने मेरे बारे में लिखा है. ठीक है, तो यानी किताबें, यानी लिटरेरी, लिटरेरी मतलब लिखित में या फिर साहित्य से रिलेटेड, तो हो गया ये लिटरेरी. लिटरेरी तो लिटरेरी सोर्सेज. मेरे दरबारियों ने लिखा है मेरे बारे में अपनी किताबों में या फिर अपने मेमोइर्स में कि राजा यशवर्धन नाम का एक राजा हुआ करता था, या फिर राजा यशवर्धन नाम से एक शाह हुआ करता था, शाह हिंदुस्तान. ठीक है, तो फिर मेरे दरबारियों ने लिखा है. अब इसमें भी हम लोग दो डिवीजन करेंगे. पहले हम लोग आगे देखते हैं और क्या है, उसके बाद अब देखते हैं. मैंने एक बार कहा कि मैंने चढ़ाई कर दी किसी साम्राज्य के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मैंने राजा राज्यवर्धन नाम के एक शासक के ऊपर चढ़ाई कर दी, उसके साम्राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी. यशवर्धन ने राज्यवर्धन पे अटैक किया. अगर मैंने किसी और एम्पायर को जीत लिया या फिर मैंने इन्वेड कर लिया और वो जो इन्वेजन था वो सक्सेसफुल हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उस राजा, मतलब जो दूसरा एम्पायर है या फिर जो दूसरा शासक है, उसके एम्पायर में मैं अपना एक पिलर लगाऊंगा. जैसे साउथ इंडिया में तो पहले के जमाने में, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे आगे चल के कि उसमें तो पूरा का पूरा मंदिर या फिर नगर बनाए जाते थे अपना राम रक्षा के लिए, है ना. तो फिर वही चीजें आप देखेंगे. तो फिर ऐसे मैंने पिलर लगा दिया, मॉन्यूमेंट बना दिया, टेम्पल बना दिया, कोई नया शहर बसा दिया, मैंने कुछ कर दिया, मैंने मॉन्यूमेंट बना दिया. एक बार में लिखे तो फिर मैंने एक मॉन्यूमेंट बना दिया. ठीक है, एक मॉन्यूमेंट बना दिया. अब है क्या कि मेरे पास, अब जो आगे से 500 साल बाद जो हिस्टोरियंस आएंगे, उन्होंने एक किताब पढ़ी. उन्होंने कहा कोई यशवर्धन नाम का राजा हुआ करता था. अब उन्होंने एक नई डिस्कवरी की. उनको एक जगह खुदाई करते समय एक के पिलर मिला, एक पुराना टेम्पल मिला और 3-4 मॉन्यूमेंट्स मिले जिसपे लिखा हुआ था पुरानी स्क्रिप्ट में, राजा यशवर्धन ने इस शहर जो कि जिसका राजा था राज्यवर्धन, उसको हरा के यहाँ पे मंदिर, पिलर और मॉन्यूमेंट्स बनवाए. क्या हुआ, हिस्टोरियंस ने लिटरेरी सोर्सेस कनेक्ट किए, किताबें कनेक्ट हुई, प्लस आर्कियोलॉजिकल, कहा जाए तो एक तरीके से मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कनेक्ट हो गए. ठीक है, तो लिटरेरी हो गया और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए. यही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. ये दो चीजें हम लोगों के हिस्ट्री के सोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स. अब मॉन्यूमेंट्स में भी क्या आते हैं, पिलर हो गए या फिर आपके टेम्पल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. कई सारी और भी चीजें आती हैं मॉन्यूमेंट्स में. फिर मैंने क्या किया, इसके बाद हम लोग के आर्कियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएंगे इंस्क्रिप्शंस. और इंस्क्रिप्शंस में क्या आएगा, आप देखते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं.
कॉपर की पहले एक प्लेट होती थी जिसके ऊपर लिखा जाता था, उसको हम लोग कहते हैं ताम्रलिप्ति। उसमें होता क्या था कि ताम्रलिप्ति में ऊपर लिखा जाता था, वो छप जाता था उसमें, और वो लंबे समय तक हमारे साथ भी रहता था। खोने का, टूटने का उतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता था, उतना ज्यादा कहते नहीं कि नाजुक भी नहीं होता था कि वो टूट जाए। तो थोड़ा सा एक बेटर रिलायबल चीज होती थी जिसको हम लोग ट्रैवलॉग्स के ऊपर लेके चल सकते थे, और राजा भी उसमें लिखवाया करते थे। तो इंस्क्रिप्शंस हम लोगों ने किसी पत्थर के ऊपर लिखवा दिया, कॉपर की प्लेट पे, स्टील की प्लेट में, मेटल की प्लेट पे, कुछ ना कुछ किसी जैसे पत्थर के ऊपर ही लिखवा दिया। जैसे कहते हैं कि कोई भी रैंडम इंस्क्रिप्शन उठा लीजिए, कोई गुफा थी वहां पे हम लोग को लिखा हुआ मिला कि यहाँ का ये राजा हुआ करता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर वही सेम चीज की जो कि उसमें लिटरेरी में लिखा था वही इंस्क्रिप्शन में भी लिखा है, लेकिन वही डिफरेंस है कि पहले ऊपर पेज पे लिखा था, पत्तियों पे लिखा था, लीव्स पे लिखा था, यहीं पे वो हो जाएगा ताम्रलिप्ति में, या फिर आपका मेटल्स पे या फिर पत्थरों पे। तो ये हो गया आपका इंस्क्रिप्शंस। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम लोग के आ गए जैसे कि कॉइन्स। अब लोग कहेंगे कि कॉइन्स कैसे मदद करेंगे भाई, सिक्के कब से मदद करने लगे? देखिए बात ये आती है कि कॉइन्स किस तरीके से मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्का लेते हैं, कोई रैंडम सिक्का, उसके ऊपर मेरी फोटो थी, मैं अगर ऐसे करके खड़ा हुआ हूँ, मेरी ऐसे करके इतना ही मेरे सिक्के में उन लोगों ने प्रिंट करवा दिया। अब इसमें क्या है, उसके पीछे वाले साइड में जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दो साइड्स होती हैं, एक साइड में मेरा चेहरा है, दूसरे साइड पे कुछ लिखा हुआ है, राजा का नाम लिखा हुआ है, या फिर लिखा हुआ है कोई इमेज बनी हुई है, या फिर मेरी और रानी की इमेज बनी हुई है, शासन मतलब जो एम्पायर है या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज लिखी हुई है उसके ऊपर। एक तरीके से कहा जाए तो फिर जैसे हम लोगों की करेंसी होती है उसी तरीके से वहां पे भी कुछ हो रखा है। तो आप देखेंगे कि कॉइन्स, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस समय पे जो राजा है, हु वॉज द किंग, या फिर राजा कौन था, राजा था कौन, राजा के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन पता चलती है। उसके अलावा राजा के अलावा क्या पता चल सकता है, उस एम्पायर की कितनी कहा जाए तो फिर वेल्दी, मतलब कितना वेल्दी एम्पायर था। अगर हम लोग एक चीज देखें, फॉर एग्जांपल कॉइन्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, हम लोग को सिल्वर मिलेगा, हम लोग को एलॉयस वाले कॉइन्स मिलेंगे, हम लोग को कॉपर के कॉइन्स मिलेंगे। तो फिर एटसेट्रा एटसेट्रा से हम लोगों को उस समय के साम्राज्य की वेल्थ पता चलती है। गोल्ड है या फिर सिल्वर है तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेल्दी एम्पायर होगा, फ्लरिशिंग एम्पायर होगा। वहीं पे अगर एलॉयज और कॉपर भी समवॉट अगर हम लोग इसको इंक्लूड कर ले तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं उतना भी ज्यादा फ्लरिशिंग नहीं होगा, लेकिन माना जाए तो फ्लरिशिंग हो सकता है, ठीक ठाक चल रहा होगा। लेकिन क्योंकि कॉपर और एलॉयज उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट मेटल्स होते नहीं है, इस वजह से हम लोग कंसीडर करेंगे कि थोड़ा सा वो डाउन टाइप सिविलाइजेशन, उतनी भी ज्यादा फ्लरिशिंग नहीं है। ठीक है, बाकी अगर गोल्ड और सिल्वर वगैरह से रिलेटेड है तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन थी। इसी वजह से गुप्ता एम्पायर को हम लोग का गोल्डन एज थोड़ी कहा जाता है, उस समय पे गोल्ड कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स वगैरह हम लोग को मिलते हैं, इस वजह से उनको गोल्ड एज भी कहा जाता है। और उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप थी, इस वजह से हम लोग उनको एक सिग्निफिकेंट एम्पायर मानते हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो ये हो गया आर्कोलॉजिकल। पिलर्स हो गए, पिलर्स इंस्क्रिप्शन। अब पिलर में भी कई बार इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं। अशोक ने कई सारे पिलर्स बनवाए जिसमें एक हाथी था या फिर शेर था, लिखवाया नहीं उस पर कुछ। तो वो एक तरीके से राजा का कितना दूर तक एक्सटेंशन था उसके एम्पायर का वो भी दिखा सकता है, उसकी पावर को सिग्निफाई कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं आपके टेम्पल्स, मंदिर। मंदिर से हमें उस टाइम की सिविलाइजेशन कौन से भगवानों में विश्वास रखती थी, कौन से सेक्ट को मानती थी, राजा कौन मतलब राजा कितना कंट्रीब्यूशन देता था, कितने बड़े टेम्पल से। अगर बहुत बड़ा टेम्पल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड का भी ट्रेड पॉइंट भी होता होगा, हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को किसी टेम्पल, कोई बड़ा टेम्पल है, तो पहले वहां पे जो वेल्थ होती थी, जो सिक्के होते थे, जो वेल्थ होती थी उसको वहां पे रखा जाता था, स्टोर किया जाता था टेम्पल्स पे। ऐसे ही सोमनाथ को थोड़ी अटैक किया गया था इतनी बार, सोमनाथ में वेल्थ बहुत ज्यादा स्टोर करके रखी जाती थी। मंदिर जो होते थे वो वेल्थ का एक तरीके से कहा जाए तो सोर्स होते थे, या फिर वहीं पे स्टोर किया जाता था, स्टोरेज होती थी वहां पे वेल्थ की। इस वजह से टेम्पल्स की भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगी।
टेम्पल्स हो गए, पिलर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स में और भी कई सारे टाइप के मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, कॉइन्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल में। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मॉन्यूमेंट्स के अलावा फिर आपके रॉक्स आ जाएंगे, रॉक्स आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, तो जैसे आपके रॉक्स आ गए। उसके अलावा क्या आ जाएगा, पुराने पत्थर, पुराने पत्थर इन द सेंस कि जैसे आप देखेंगे कि पैलेओलिथिक एज में या फिर स्टोन एज में या फिर प्री हिस्टोरिक एज में क्या होता था, उस समय पे पत्थर के टूल्स होते थे, छोटे छोटे पत्थरों के, जिससे वो लोग कई सही यूज में करते थे। मीट वगैरह को अगर तोड़ना है, काटना है, मीट को अगर काटना है, पीस में करना है, तो उन सब में पत्थर, नुकीले पत्थरों का यूज होता था। और आप इसी तरीके से देखेंगे तो रॉक्स की भी एक सिग्निफिकेंस होगी। फिर आ जाता है आपके मॉन्यूमेंट्स से, आप एक और चीज एडिशन कर लीजिएगा, बरियल्स आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो को अगर आप देखें तो आपको मास बरियल्स मिलेंगे, ठीक है। तो बरियल्स में यहाँ पे स्केलेटन्स, तो वैसे आप देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन्स या फिर एनिमल स्केलेटन्स, ह्यूमन या फिर एनिमल्स के स्केलेटन्स, उनकी भी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अब आ जाते हैं आपका क्या होता है इन लिटरेरी सोर्सेज में। तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चल गया कि एक इन्वेडर था या फिर एक बंदा था जिसने एक और साम्राज्य को इन्वेड किया, और उसने उसको इन्वेड करने के बाद ये चीजों का निर्माण किया और ये चीजें की, ठीक है। तो ये हम लोगों को वहां पे रिटन में और लिटरेरी में भी मिल रहा है, प्लस हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स भी मिल रहे हैं, एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्रूफ्स और एविडेंसेस आपको ये मिल रहे हैं, जिससे हम लोग ये चीज तो कह सकते हैं कि ये चीज होती तो होगी ही। हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस में कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को वो कोई लोक कथा नहीं है, वो कोई आपके रिलीजियस कथा नहीं है, स्पिरिचुअल कथा नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, वो रियलिटी है कि इस टाइप का एक राजा था जिसने अटैक किया था यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों को इस तरीके से स्टडी ऑफ इवेंट्स या फिर स्टडी ऑफ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का क्या, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप के हो सकते हैं कि आप जैसा देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज, मेरे कोर्ट राइटर्स या फिर कहा जाए तो राजा राजा यशवर्धन के दरबारी लेखकों की कहानियां, उन्होंने जो मेमोइर्स लिखे हैं, उन्होंने जो कहानियां लिखी हैं, मेरी बायोग्राफी लिखी है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेक्युलर लिटरेचर। क्या कह सकते हैं, सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर मतलब माइथोलॉजी नहीं है, धर्म का मेन मतलब जो मेन पॉइंट है उस कविता का, उस लेख का, उस किताब का, वो रिलीजन नहीं है। वो क्या है, रिलीजन से हट के कोई टॉपिक है, कोई सोसाइटी हो सकती है, सोसाइटी की कंडीशंस हो सकती हैं, या फिर राजा की खुद की बायोग्राफी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक हो गया आपका सेक्युलर लिटरेचर। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, अगर एक सेक्युलर है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा रिलीजियस लिटरेचर, ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो एक हो गया सेक्युलर, तो एक हो गया रिलीजियस लिटरेचर। आप देखते हैं ये होता क्या है। सेक्युलर लिटरेचर में जैसे आपने देखा होगा हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र में आप देखेंगे कि हर्ष चरित्र जो था, जिसको बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा इसको, हम लोग आगे चल के हम लोग इसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बाणभट्ट इसने लिखा था हर्षचरित्र, एक तरीके से कहा जाए तो राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी, उसके रूल के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में, उसके एम्पायर के बारे में, उसके एक्सटेंशन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में लिखा था राजा मतलब बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। इसमें क्या होता है कि जो मेन फोकस होता है सेक्युलर लिटरेचर का, याद रखिएगा, सेक्युलर लिटरेचर जो एसएल होगा, सेक्युलर लिटरेचर मेन फोकस वोंट बी एनी रिलीजन और माइथोलॉजी। रिलीजन या फिर माइथोलॉजी या फिर मिथ जो है, मिथ क्या, मिथ वो होते हैं जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते, जो हिस्ट्री नहीं है, जो केवल लोक कथाएं हैं। माइथोलॉजीज ये सब क्या आएंगी,
ये सब के सब क्या है, रिलीजियस या फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है, इस सारी की सारी जिनका मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस जो है, अगर वो रिलीजन या फिर माइथोलॉजीज नहीं है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे सेक्युलर लिटरेचर। ये ध्यान रखिएगा, इस वाली लाइन को अपने दिमाग में डालीजिए। सेक्युलर मतलब होता है क्या है कि जिस कैनवास या फिर जैसे अगर ये पूरी एक पेंटिंग है, व्हाइट बोर्ड को पेंटिंग के रूप में समझिए, इसमें रिलीजन का हल्का सा भी रोल नहीं है या फिर रोल बहुत ज्यादा मिनिमल है। और रोल आ भी कहाँ पे रहा है, जब सोसाइटी को या फिर एम्पायर के बारे में बताया जाए, उस पॉइंट पे अगर आ रहा है रिलीजन का रोल या फिर रिलीजन का नाम या फिर रिलीजन का मेंशन, तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये पूरी पूरी किताब ही एक रिलीजियस टेक्स्ट है, नहीं। वो तो सोसाइटी है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आ गया आपका जैसे रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में आपके वेदास आ जाएंगे, हिंदू लिटरेचर या फिर जिसको आप सनातन लिटरेचर भी कहते हैं, वेदास आ गए, फिर आपका जैन लिटरेचर आ गया, जैन आ गया, बुद्धिज्म या फिर पाली पाली लिटरेचर आ गया आपका, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, पाली टेक्स्ट हो गए, सुरासेनी टेक्स्ट हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे आ जाएंगे आपके रिलीजियस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि सोर्सेस, सोर्सेस एक लिटरेरी हो सकते हैं जो कविताएं या फिर लिखित में हो सकते हैं, पेपर पे हो सकते हैं, पेपर तो खैर उस टाइम था नहीं, तो फिर लीज पे हो सकते हैं, और किसी जगह मेंशन हो सकते हैं, या फिर एक किताब के एक टेक्स्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एक आर्कियोलॉजिकल, अभी मैंने नीचे का पूरा रब कर दिया ताकि आपको अभी के समय में लिटरेचर समझ में आए। पहले लिटरेचर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेकुलर लिटरेचर जिसमें आपके दरबारी लिख सकते हैं उस टाइम के। हाँ, एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई, अब लिटरेरी में भी आपके दो टाइप के आते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि सेक्युलर के भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वही मैं सोचूं, मुझे मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा था, तो ये वही चीज है। एक तो आ जाते हैं इसमें फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, और एक आ जाता है आपका इंडिजिनस अकाउंट या फिर इंडिजिनस स्टोरीज, जो कि इंडिजिनस राइटर्स के द्वारा लिखी गई है या फिर इंडिजिनस राइटर्स की हैं। ठीक है, तो एक हो गया आपके फॉरेन और एक हो गया आपके इंडिजिनस। फॉरेन अकाउंट्स में क्या आता है, जैसे हेन सांग की कहानी। हेन सांग ने अपनी किताब में ये लिखा था कि मैं हर्षवर्धन के शासन के टाइम में, मे बी वो 642 शायद वो ईयर था, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन जितना जहां तक मुझे याद है शायद वो 642 में प्रयाग को विजिट किया था। तो वो जब प्रयाग को 642 ईयर में विजिट किया था, जस्ट चेक इट, बिकॉज अभी मुझे सही से याद नहीं, लेकिन तब भी अब एक बार चेक कर लीजिएगा। जब वो 642 में हेन सांग प्रयाग को विजिट करता है हर्षवर्धन के काल के दौरान, हर्षवर्धन के रूल के दौरान, तो वो लिखता है कि प्रयाग जैसी जो जगह है, ये यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ के जो लोकल हिंदू लोग हैं वो इसमें विश्वास रखते हैं, हर्षवर्धन यहाँ के राजा का नाम है, और मैं जब ट्रैवल कर रहा तो फिर मैं हर्षवर्धन के राज के दौरान आया। तो उसने अपने मेमोइर्स लिखे। मेमोइर्स में आप धर्म धर्म कहाँ से आ जाएगा, उसने जो जो चीजें फेस की, जो जो चीजें उसने देखी, एनकाउंटर की, उसने वो सारी की सारी चीजों को उसमें मेंशन किया है। ये हो गए आपके फॉरेन अकाउंट्स या फिर जो फॉरेन राइटर्स ने लिखे, जैसे इंडिका हो गया, इंडिका हो गया, फिर जो बाहर के जो एम्बेसडर्स, जैसे ग्रीक एम्बेसडर्स जो आते थे, जब वो इंडिया में रहने आते थे, तो अपने अपने मेमोइर्स हैं। मेमोइर्स बेसिकली होते क्या है कि आपने उस टाइम को जीते हुए आपने क्या क्या चीजें एनकाउंटर की और आप उन चीजों को लिख रहे हो। कई सारे जो, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के अगर आप मेमोइर्स सर्च करेंगे तो आपको विंस्टन चर्चिल के मेमोइर्स लिखेंगे और उन्होंने अपने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था। मेमोइर्स बेसिकली डायरीज नहीं होती हैं, बल्कि अकाउंट्स होते हैं कि आपकी क्या सोच है, क्या हो रहा है इस दुनिया में, तो आप उस चीज को रिकॉर्ड करें। आगे चल के अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है तो उसके मेमोइर्स को भी पब्लिश किया जाता है, पब्लिक किया जाता है, ताकि लोग सिचुएशन को देखें और इमेजिन करें कि क्या सिचुएशन बनी होगी उस टाइम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू में, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑथर है वो इस पूरी दुनिया को देखता है। तो एक हो गया आपका फॉरेन लिटरेचर या फिर फॉरेन अकाउंट, जहां पे बाहर के लोग आएंगे और कहेंगे कि इस सोसाइटी में ऐसा ऐसा हो रहा है, कि काफी ज्यादा हद तक रिलायबल भी होते हैं पर कई जगह पे रिलायबल नहीं भी होते हैं। जैसा कि हम लोग अगर आप देखेंगे तो फिर इंडिका में भी मेन दिक्कतें यही आती हैं कि जब ग्रीक्स भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 7 टाइप्स के वर्ड बताए, 7 टाइप की कास्ट बताई उन्होंने इंडिया में। हालांकि उस समय तो चतुर्वर्ण सिस्टम ही चलता था,
लेकिन उन्होंने जो देखा, उन्होंने मेनली कहा एक सोल्जर है, एक पेजेंट है, इस तरीके से उसने बताया। अब उसको तो उसने तो एनकाउंटर किया नहीं चतुर्वर्ण सिस्टम को। सो कॉल्ड चतुर्वर्ण हायरार्की जो होती है, अपर लोअर हायरार्की सो कॉल्ड होती है, उसका कोई मैटर नहीं करता, ऐसी कोई सच भी नहीं होती। जब तक वो वर्क के ऊपर और आपके प्रोफेशन और आपके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड कर रही है तब तक बढ़िया था। लेकिन जैसे ही वो हेरिडिटरी हो गया कि अगर मेरे पिता क्षत्रिय हैं तो फिर मैं भी क्षत्रिय हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब लोगों ने उसको आगे चल के रिजिड बना दिया और आज के समय भी वो रिजिड ही है। चाहे कोई जितना भी कह दे कि वो फ्लेक्सिबल हो गया है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ब्राह्मण है, और अगर कोई काम करे तो फिर मैं सब में घुसूंगा नहीं, लेकिन तब भी चतुर्मन हायरार्की जो कि एक डार्क पार्ट है हमारी सोसाइटी का, इसको मानव जाति ने ही डार्क बना दिया। हमारे कल्चर, हमारे पूर्वजों ने खुद को इसी वर्ण सिस्टम को डार्क बना दिया और हमारे सोसाइटी का एक कहा जाए तो फिर ब्लैक होल टाइप का, फिर एक डार्क फेज बना के रख दिया, एक कलंक बना के, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो फिर चतुर्वर्ण सिस्टम कई, इस पे भी कई सारा रिलायंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो फॉरेन राइटर आएगा वो तो, जैसे अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल रशिया गया, मैं रशिया में मैं गया, अब मुझे क्या जानकारी है, मैं तो हिस्टोरियन हूँ, मुझे इसके इतिहास के बारे में मालूम है, मुझे बोल्शेविक क्रांति के बारे में मुझे मालूम है, मुझे जार के बारे में मालूम है, मुझे पोस्ट 1991 येल्सिन का जो दौर आया, उसके बाद जो पुतिन का दौर आया, मुझे इतिहास के बारे में पता है। तो फिर मैं इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखूंगा। अब मैं वहां पे देखूंगा कि यार ये तो बड़ा शांत सा देश है, कुछ ज्यादा चल नहीं रहा है, इमोशंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं होगा। इंडिया इज अ वेरी कलरफुल कंट्री, कलरफुल इन नॉट इन दैट सेंस कि बहुत सारे कलर्स भरे हुए हैं, नहीं, बट इमोशंस है यहाँ पे। आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग इमोशंस दिखेंगे, अलग अलग चीजें, कहते नहीं है कि एक कलरफुल जगह, एक वाइब्रेंट जगह। बट रशिया में मुझे वाइब्रेंट जगह, वहाँ की वाइब्रेंट सोसाइटी दिखेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा भाग दौड़ होती नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कहा जाए तो फिर डल सोसाइटी। तो मैं अपने मेमोरीज में जो लिखूंगा यार ये तो बहुत डल सोसाइटी है। अब वहीं एक बंदा जाता है आपका, कोई रैंडम एक पुअर कंट्री से, या फिर कहा जाए तो फिर अफगानिस्तान से अगर कोई बंदा है, अब वो तो देखेगा, वो तो कहेगा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, तो डेवलप जगह है, क्योंकि उस वो जहाँ से आता है उसने अभी तक डेवलपमेंट देखा नहीं। वो वहां पे जाके देखेगा कि यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रखा है। तो फॉरेन सोर्सेज जब तक वो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना पर्सपेक्टिव नहीं देते तब तक वो ज्यादा सही है। सोसाइटी किस कंडीशन में है, राजा कौन है, वहां तक ठीक है, लेकिन जहां से वो अपना पर्सपेक्टिव या फिर अपना ओपिनियन देना शुरू करता है वो थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है। वहीं पे बात आती है आपकी इंडिजिनस सोर्सेज की। इंडिजिनस सोर्सेज मतलब लोकल जो राइटर्स हैं। अब इंडिजिनस सोर्सेज में आपकी ये वाले सेक्युलर लिटरेचर भी आ जाएगा, सेक्युलर इंडिजिनस आपका जो हो गया। तो एक हो गए फॉरेन अकाउंट्स और एक हो गए इंडिजिनस अकाउंट्स। तो आपके लिटरेरी या फिर आप कह सकते हैं कि समवॉट सेक्युलर लिटरेचर के भी दो फिर पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है फॉरेन अकाउंट्स, बाहर के राइटर्स ने जो इंडियन पर्सपेक्टिव से, या फिर कहा जाए तो इंडियन लोगों के लिए बाहर के पर्सपेक्टिव से लिखा है, बाहर के लोगों ने अपने मेमोइर्स लिखे, अपने फॉरेन अकाउंट्स लिखे। और एक हुए इंडिजिनस अकाउंट्स, लोकल लोगों ने वहां की सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है। कुछ इस तरीके से हमारी कहानी चलेगी। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्री हिस्ट्री को शुरू करेंगे, पैलियोलिथिक एज को शुरू करेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे प्री हिस्ट्री में, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर। आई होप आपको सोर्सेस समझ में आ गए। लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल में हम लोग को मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, स्केलेटन्स मिलते हैं, एनिमल्स के स्केलेटन्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स जैसे पिलर्स हो गए और इंस्क्रिप्शंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग को ये सारी चीजें मिलती हैं। वहीं पे हम लोग के लिटरेचर में सेक्युलर रिलीजियस आता है। रिलीजियस में हम लोग के धर्म से रिलेटेड या फिर माइथोलॉजी या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टेक्स्ट आते हैं, और उस टाइप की सिचुएशन, उस टाइम की सिचुएशन पर वो लोग फोकस नहीं करते, बल्कि उस टाइम की सोसाइटी या फिर उसके रूल्स जो होते हैं, रिलीजियस रूल्स, मनुस्मृति, उस टाइम की सोसाइटी के रूल्स बताए गए हैं उसमें, उस टाइम की सोसाइटी, नॉट नॉट दिस सोसाइटी। क्योंकि लोग मनुस्मृति को इस टाइम की सोसाइटी में लाना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, दैट्स नॉट द केस, इट्स नॉट द सेम सोसाइटी, वी हैव मूव्ड ऑन अ लॉट। तो फिर बात ये आती है कि एक होता है रिलीजियस और एक होता है सेक्युलर। हम लोगों ने उस चीज को पढ़ा, सेक्युलर के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फॉरेन, एक होता है इंडिजिनस। इंडिजिनस में आपके कई सारे राजा जो टेक्स्ट लिखता है या फिर खुद से जो नॉवेल लिखता है, या फिर अगर जैसे जो कालिदास है, अगर वो कोर्ट ऑथर है तो वो कहाँ के कोर्ट ऑथर, जो राजा है उसके दरबार में अगर बैठता है तो वो राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखे जा रहे हैं कि राजा तो इतना महान है, इतना महान है। एग्जैजरेशन हो सकती है, बिकॉज कौन अपने राजा को खुश नहीं करना चाहेगा और प्रमोशन कौन नहीं चाहेगा।
बट तभी हम लोग को जब तक एग्जैजरेशन नहीं हो रही तब तक हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज में। फॉरेन अकाउंट उस टाइम की सिचुएशन या फिर उस टाइम की सोसाइटी को अनबायस तरीके से, जो लोकल लॉज या फिर लोकल राज है उसके बायसमेंट नहीं हो रहा, बल्कि उसकी खुद से बायसमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग को दोनों तरफ बायसमेंट दिखेगी, या फिर कहा जाए तो पूरे के पूरे सोर्सेज में हम लोग को कहीं कहीं बायसमेंट दिख सकती है लिटरेरी में। आर्कियोलॉजिकल में हम लोग को आफ्टर लाइफ के भी प्रूफ्स मिल सकते हैं। अगर जैसे अगर कोई ग्रेव है, ग्रेव में अगर एक आदमी के स्केलेटन ऐसे करके लेटे हुए ऐसे सिकुड़ के मिली है, उसके बगल में बकरी के है, उसके बगल में एक कुत्ता है, उसके बगल में एक घोड़ा है, और थोड़े से पॉट्स रखे हैं जिसमें थोड़ी सी वाइन रखी, कुछ एटसेट्रा, कुछ खाने से रिलेटेड मटेरियल रखा है, कुछ ज्वेलरी रखी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस टाइम की जो सोसाइटी होगी वो बिलीव करती हो कि आफ्टर लाइफ में, कि जब ये बंदा मर के दूसरी दुनिया में जाए तो इसको वहां पे सुख प्राप्त हो, और इसके जितने भी भरोसेमंद लोग हैं वो इसके साथ चलते रहे। आफ्टर लाइफ के भी हम लोग को आर्कियोलॉजी से ही प्रूफ मिल सकते हैं, पूरे पूरे शहर मिल सकते हैं, सिविलाइजेशन और सेटलमेंट्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको आज सोर्सेस सारे के सारे समझ में आ गए होंगे, हम लोग हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे, और इसके आगे हम लोग मेन हिस्ट्री की स्टडी से शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर के बाद से हम लोग का इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो जाएगा, पर्सपेक्टिव हो गया, पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए, हिस्ट्रियोग्राफी हो गई हम लोग की, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब शुरू करेंगे तो हम लोग बिफोर कॉमन एरा, जीसस के बर्थ से पहले और जीसस के बर्थ के बाद वाले एज को पढ़ेंगे, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा वाले पूरा की पूरी जो साइकिल है, पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं जो स्पेक्ट्रम है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, खत्म करेंगे, प्री हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।